नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी विषय में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले निस्संदेह आपने बहुत सारी जगह पर पढ़ा होगा, लेकिन आज के जैसा कभी नहीं पढ़ा होगा, ये भी मैं कह सकता हूँ। जब आप वीडियो ख़त्म होगा तो आप मुझे खुद बताओगे। आईआर का ये 8वां लेक्चर होगा, आई थिंक 8वां ही है शायद, देखना जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसमें आपको यूपीएससी के रिलेटेड और बीपीएससी दोनों लेवल में काम आएगा। इतना लेवल का तो मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखते जाना। बहुत सारे चैनल ने इसको पहले भी पढ़ाया है, आज जैसा कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। I2U2 एक नया संगठन है और अभी बन ही रहा है, पूरी तरीके से अभी बनने की प्रक्रिया में ही है। बन जाएगा तो इसके क्या स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट होंगे हमारे लिए, हमें क्यों इससे जुड़ना चाहिए, हमें क्या लाभ होगा, क्या हमारे लिए चुनौती होगी भारत के लिए, दुनिया का स्तर पर इस संगठन का क्या महत्व होगा, इन सभी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैप देख लेते हैं। I2U2 का मतलब क्या होता है। I2 दो बार I लिखो और दो बार U लिखो, I और U, है ना। तो यानी कि एक I से हो गया इंडिया, एक I से हो गया इजराइल, और एक U से हो गया UAE, और दूसरा U से हो गया USA। तो ये 4 देशों का एक संगठन है, छोटा सा 4 देशों का एक संगठन है। सबसे पहले तो यही चीज़ ध्यान रखना। कब कैसे शुरुआत हुई, तो 2021 ईस्वी में। कब? 2021 ईस्वी में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, जिसमें इसका आइडिया आया था, और फिर इस बार इसके राष्ट्राध्यक्षों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने भी भाग लिया था। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जॉय बाइडेन, उन्होंने भी भाग लिया था। यूएई के भी और इजराइल के भी राष्ट्र प्रमुखों ने भाग लिया था। सबसे पहले जो ये चीज़ समझने के लिए है, थोड़ा सा आपको मैं एक सोचने के लिए बढ़ावा दे रहा हूँ कि आप सोचिए ज़रा। आपको सोचना है इस क्षेत्र में। क्या सोचना, अभी तक आपने नहीं सोचा होगा। मान लो एक क्वेश्चन पूछता है। आईआर इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है कि फैक्ट पढ़ लिया, मैप याद कर लिया, जाके वहाँ पर छाप आए, ऐसे नहीं होता है। जैसे अभी ऑडिटर मेंस का ही एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें पूछा गया कि जो रूस और यूक्रेन का वॉर है, इससे भारत के आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसके पक्ष में और इसके जो समाधान है, इस दोनों पर लिखिए। ये टॉपिक कहीं भी जल्दी पढ़ाया नहीं गया था। मुख्य रूप से होता है कि आपको खुद से सोचना होता है बैठकर। तो I2U2 से डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, क्योंकि अभी छोटा सा ही संगठन है। इनडायरेक्टली क्या पूछ सकता है कि आजकल के विश्व में छोटे छोटे संगठन जैसे क्वाड, I2U2 या ऑकस जैसे संगठन क्यों बन रहे हैं। जैसे पहले क्या बनता था, पहले गल्फ कॉरपोरेशन बन जाता था, और तेल वाले देशों का एक तेल का संगठन बन जाता था, या G20 बनता था। बड़े बड़े संगठन बनाए जाते थे, जैसे पूरे बीमस्टेक बनता है, कितने सारे देश हैं। जैसे सार्क बनता था, कितने सारे उसमें देश हैं। लेकिन अब छोटे छोटे देश बन रहे हैं। इसके 4 मेंबर हैं क्वाड के, I2U2 के 4 मेंबर हैं, ऑकस के 3 ही मेंबर हैं। तो ये क्यों बन रहे हैं छोटे संगठन, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि क्या कारण है कि वर्तमान विश्व में छोटे स्वरूप में संगठनों का गठन हो रहा है। और I2U2 जैसे संगठनों पर चर्चा करते हुए इसकी मतलब विवेचना कीजिए। तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि क्यों इसने छोटे छोटे लेवल के संगठन बन रहे हैं। सबसे पहले इसका भौगोलिक रूप से आप देखेंगे, तो भौगोलिक रूप से I2U2 को देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊँगा क्यों बनते हैं छोटे संगठन। भारत यहाँ पर है, यूएई, इजराइल और अमेरिका है। अमेरिका का बहुत ही अच्छा एलाई है, पूरा गल्फ़ का कंट्री। गल्फ़ के कितने भी देश हैं, जितने भी अरेबियन देश हैं, वो सब अमेरिकी सुरक्षा नीति पर आधारित देश हैं। आपने कभी सुना है कि सऊदी अरब की आर्मी बहुत मजबूत है? आपने ये ज़रूर सुना होगा कि पाकिस्तान की आर्मी मजबूत है, लेकिन ये कभी नहीं सुना होगा सऊदी अरब, यूएई और जो बहरीन है या कतर है, इनकी आर्म फोर्सेज मजबूत है। इन सबको सुरक्षा का प्रावधान कौन देता है, सुरक्षा की गारंटी अमेरिका यहाँ से बैठे बैठे देता है। क्यों? क्योंकि इन देशों में राजतंत्र है। तो राजतंत्र से क्या होता है, जहाँ भी राजतंत्र होगा वहाँ पर सेना को कमज़ोर रखा जाता है, जिससे सेना विद्रोह करके सत्ता न हथिया ले। तो इस तरह के चीज़ों के कारण अमेरिका का इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव है। इनको सुरक्षा देता है, सुरक्षा दे के रखता है। तेल एक्सपोर्ट करने वाले सारे कंट्री हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो बाकी दुनिया के देश हैं वो
अपनी अपनी विचारधारा को छोड़कर अपने अपने इंटरेस्ट पर केंद्रित करते जा रहे हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं कि कोई इस्लामिक देश हो तो वो बाकी देशों के साथ इस्लाम के आधार पर ही रिलेशन बनाएगा, वो अपने इकोनॉमी और स्ट्रेटजी के आधार पर रिलेशन बनाएगा। ध्यानपूर्वक सुनना जो मैं कह रहा हूँ। तो आपने एक डील सुना होगा कि पहले क्या होता था कि जितने भी इस्लामिक देश हैं, चाहे वो गल्फ़ रीजन के हों, चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो, अफ्रीका के जो इस्लामिक देश हैं, ये सब देश इज़राइल को, जो इज़राइल है, इसको मान्यता नहीं देते थे। यानी कि ये इस्लाम के नाम पर एक होकर रहते थे। आपको पता ही है कि यहूदियों का और इस्लाम का बहुत दिनों से विवाद है जेरूसलम को लेकर, या जो जहाँ पर जो जेरूसलम में मस्जिद है उसको लेकर बहुत दिनों से विवाद है। तो इसलिए फ़िलीपींस को लेकर फ़िलिस्तीन को मैंने फ़िलीपींस गलती से बोला, फ़िलिस्तीन को लेकर विवाद है। इन चीज़ों के कारण इज़राइल को ये देश मान्यता नहीं देते थे। तो एक अकॉर्ड हुआ। अकॉर्ड का मतलब एक समझौता हुआ। I2U2 का पूरा पृष्ठभूमि बता रहा हूँ मैं, कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसे कहानी के रूप में। एक समझौता हुआ जिसको क्या कहा जाता है, अब्राहम एकॉर्ड या अब्राहम समझौता। अब्राहम समझौता के द्वारा पहली बार, बहुत पहले 1960 के दशक में मिस्र ने मान्यता दे दिया था इजराइल को। देश के रूप में मान्यता ही नहीं दिया था अरब के देशों ने। पाकिस्तान तो अभी भी नहीं देता है कि इजराइल नाम का कोई देश पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है। तो पहला अरब का देश बना UAE, जिसने क्या बोला कि इजराइल को मैं मान्यता देता हूँ और इजराइल एक देश है, इसके साथ हम अपने संबंध को स्थापित करेंगे। ये था टर्निंग पॉइंट I2U2 के लिए। इसी के बाद I2U2 बन पाया है। तो इस छोटे से समझौते से क्या हुआ कि इस्लामिक देशों ने इस्लाम को छोड़कर अपने आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक संबंधों को आधार बनाकर किसी भी देश से रिलेशन बनाना शुरू किया इन देशों ने। तो इससे क्या होगा, इससे आने वाले समय में इजराइल और गल्फ़ कंट्रीज़ की जो शत्रुता थी इस्लाम के नाम पर, यहूदियों के नाम पर, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इनमें आपस में आर्थिक संबंध स्थापित होंगे, राजनीतिक संबंध स्थापित होंगे और सैन्य संबंध स्थापित होंगे। यानी कि अमेरिका जो एक गल्फ़ कंट्री को देता था सुरक्षा का गारंटी, वो अब कौन देने लग जाएगा धीरे धीरे, अमेरिका का ही एक एलाई है इजराइल, वो प्रोवाइड करवा सकता है। क्योंकि इन देशों को इजराइल से भी पहले खतरा था, ये देश इजराइल को शत्रु मानते थे। आज गल्फ़ कंट्री का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो वो है ईरान। ध्यानपूर्वक सुनना। और ईरान इजराइल का भी सबसे बड़ा शत्रु है। तो शत्रु का शत्रु कौन होता है, दोस्त होता है। तो इजराइल और गल्फ़ कंट्री का इसीलिए धीरे धीरे संबंध जो है वो अच्छा होते जा रहा है। पहले एक दूसरे को पृथ्वी से मिटा देना चाहते थे। इजराइल चाहता था मैं अरेबियन पूरे प्रायद्वीप को ख़त्म कर दूं, और अरेबियन प्रायद्वीप चाहता था कि मैं पूरे इजराइल के अस्तित्व को ही ख़त्म कर दूं। 7 देशों ने मिलकर इजराइल पर आक्रमण किया था 1960 के दशक में। तो लेकिन अब ये चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो रही है। ये किस समझौता समाप्त हुआ है, अब्राहम एकॉर्ड से। जब अब्राहम एकॉर्ड हो गया, UAE ने मान्यता दे दिया इजराइल को, उसी के बाद I2U2 जैसे प्रावधान सामने आए हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं कि छोटे संगठन क्यों बन रहे हैं पूरी दुनिया में। पूरे दुनिया में जब दुनिया के देशों ने देखा कि बड़े संगठन जो बनते हैं, जैसे बीमस्टेक का आपने नाम सुना होगा, और जो बीमस्टेक है या सार्क है या फिर आपका बड़े बड़े और भी कोई संगठन है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, इनका जो मिलता है ना, इनसे काम कम हो पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे देश हैं, आपसी मतभेद के कारण कई बार काम रुक जाते हैं, कई बार सही से बैठक नहीं आयोजित हो पाती है। तो इसलिए दुनिया के देशों ने क्या किया, छोटे छोटे संगठन जिनके इंटरेस्ट आपस में मिलते हैं, ऐसे संगठनों का निर्माण शुरू हो गया। जैसे क्वाड है। क्वाड का एक इंटरेस्ट सबसे बड़ा क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से चीन के आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक ताकत को कम करना, उसको टैकल करना, उसको हैंडल करना। दूसरा कौन सा है, ऑकस है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और USA का संगठन है। इसमें क्या है, इन तीनों देशों को आपस में सैन्य तकनीकों को साझा करना है। तो इस तरह के संगठन छोटे छोटे बन रहे हैं। उसी तरह से I2U2 है। ये क्यों बन रहे हैं, ये बन रहे हैं कि हम अपने में आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए बन रहे हैं। पहले आपने सुना होगा भू राजनीतिक संबंध।
जियोपॉलिटिकल जिसको कहा जाता था, अब क्या हो गया है, अब हो गया है आर्थिक संबंधों के आधार बनाकर I2U2 और क्वाड जैसे संगठनों का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन जिस आधार पर पूछेगा उसी आधार पर मैं कहानी बता रहा हूँ, कहानी के रूप में सुनते जाना है। कई सारे बच्चे कमेंट करने आते हैं कि आपने PDF इस वेबसाइट से कॉपी किया है। PDF पर क्यों जाते हो? जो मैंने बोला है वो किसी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा आपको। PDF पर मत जाओ, PDF में तो कुछ नहीं रहता है मेरे, जो मैं बोलता हूँ लेक्चर उसमें होता है सब कुछ। ओके, तो इसीलिए आर्थिक सहयोग के आधार पर अब जो संगठन बन रहे हैं, इसीलिए इस तरह के संगठन बन रहे हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन जो आपको लिखना पड़ेगा, अमेरिका देश जो है वो पहले ऑस्ट्रेलिया को भी, जापान को, दक्षिण कोरिया, इन सब को सुरक्षा का प्रावधान देता था। वो आपको पता होगा कि जापान बहुत दिनों तक अमेरिका का एक डोमिनियन के रूप में काम किया है। 2 एटम बम गिराने के बाद जापान अपनी सेना नहीं रखता है ऑफिशियल रूप से, अमेरिका है उसको सुरक्षा का प्रावधान देता है। ऑस्ट्रेलिया को भी अमेरिका सुरक्षा का प्रावधान देता है। दक्षिण कोरिया भी अब अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई है। इजराइल अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई है। गल्फ कंट्री को सुरक्षा का प्रावधान दिया था। तो अब अमेरिका चाह रहा है कि मैं अकेले इन सब को सुरक्षा नहीं दे सकता हूँ। अमेरिका की इकॉनमी अब चीन की तरफ मुड़ रही है कि अब मुझे चीन को टैकल करना है। तो बाकी जो जगह थे, जैसे सेंट्रल एशिया का जो था, मध्य पूर्व एशिया का या हिंद प्रशांत क्षेत्र का, इसमें अमेरिका तलाश रहा है कि उसको पार्टनर मिल जाए जो पार्टनरशिप में आके इन देशों को सुरक्षा प्रदान करे। इसीलिए आप देखोगे चाहे वो I2U2 हो चाहे वो क्वाड हो, इन दोनों देशों में आपको कॉमन दिखेगा भारत और USA। और बाकी जो भी देश हैं, चाहे वो क्वाड में जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये इनके अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं। और इधर I2U2 में UAE हो, इजराइल हो, इसके भी अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं। यानी कि अमेरिका पार्टनरशिप में पूरे दुनिया की, अपने अपने अलायंस की, अपने अपने देशों की सुरक्षा करना चाहता है, जो वो पहले अकेले करता था। अब वो किसी के लिए युद्ध नहीं लड़ना चाहता है अकेले, क्योंकि उसको पता है इसका परिणाम गलत ही भुगतना पड़ता है। जैसा उसको अफगानिस्तान में भुगतना पड़ा, वियतनाम में भुगतना पड़ा, इराक में भुगतना पड़ा। इसीलिए इन क्षेत्रों से धीरे धीरे अपना प्रसार कम कर रहा है, पार्टनर्स को यहाँ पर जगह दे रहा है। यहाँ पर भी भारत को जगह दी है उसने, और यहाँ पर भी भारत और इजराइल को जगह दी है कि आप लोग आपस में मिलकर रहो, झगड़ा लड़ाई मत करो, एक दूसरे की सुरक्षा करो। समझ में एक फ़ोटो बन रहा है कि I2U2 के संगठन स्थापना के पीछे कितना सारा कहानी बना होगा, कौन कौन सी छोटी छोटी कड़ियाँ मिलकर इतना बड़ा संगठन बनता है, समझ में आ रहा है। अब आते हैं कि पश्चिम एशिया का क्वाड कहा जाता है। PDF हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं पूरा का पूरा समझा देता हूँ। ओके तो जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें क्या सब आया था खुलकर? उसमें आया था 5 मुद्दे खुलकर। पहला था व्यापार, नोट करना हो तो कर लेना। समुद्री सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा। ओके, अगला कौन सा था कि जो मध्य पूर्व एशिया है, मध्य पूर्व एशिया है, उसमें आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का विस्तार। मध्य पूर्व एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग का विकास, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सहयोग कॉरपोरेशन को बढ़ाना है इन क्षेत्रों में। अगला क्या था उसके बाद था फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू था। फूड सिक्योरिटी के बाद एनर्जी सिक्योरिटी। अब गल्फ कंट्री जितने भी हैं, अरेबियन प्रायद्वीप के देश, वो दुनिया में सबसे बड़े तेल के प्रोड्यूसर और निर्यातक देश हैं, तो हमारी एनर्जी की सिक्योरिटी भी इससे सिक्योर हो जाएगा। 5वां क्या था? इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, तो मैं बता चुका हूँ। स्पेस में भी हमें काम करना है साथ में, क्योंकि भारत और इजराइल स्पेस में बहुत अच्छे हैं, और UAE और जो अमेरिका है, अमेरिका भी स्पेस से बहुत अच्छा है, तो UAE और बाकी गल्फ कंट्रीज़ में स्पेस टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देना है। अगला कौन सा था? ईरान का मुद्दा। ईरान के मुद्दा को लेकर UAE, ईरान, इजराइल और जो USA है, इन तीनों का शत्रु है ईरान। लेकिन भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं, इसलिए भारत के लिए चुनौती भी है कि I2U2 में रहते हुए ईरान के साथ अच्छे संबंधों को कैसे स्थापित करें। यहाँ तक बात क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं। भारत के लिए I2U2 का क्या महत्व है। सबसे पहले तो ये देखो कि I2U2 के जो सदस्य देश हैं, जैसे UAE है या इजराइल है या फिर USA है, इनके साथ भारत के कैसे संबंध हैं। तो भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है USA, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर UAE है। यानी कि 2 भारत के सबसे बड़े इकोनॉमिक पार्टनर जो हैं वो
I2U2 के भाग हैं। आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। इजराइल के साथ भारत के सामरिक और कल्चरल रिलेशन बहुत ही मजबूत है। भारत में यहूदी लोग हमेशा से बसते रहे हैं। भारत में यहूदियों को कभी नहीं सताया गया, बाकी पूरे दुनिया में उनको सताया गया है। भारत के सैन्य आयात में जो इजराइल का बहुत बड़ा योगदान है। टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हर सेक्टर में, IT सेक्टर में हम दोनों के बहुत ही अच्छे सहयोग हैं। और अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो क्या है, इस क्षेत्र में, ऊपर वाले मैप में मैं दिखाता हूँ, इस क्षेत्र में धीरे धीरे इस पूरे रीजन में चीन की प्रभुत्व बढ़ रही है धीरे धीरे, तो उसको भी अमेरिका काउंटर करना चाहता है। इसके अलावा जो गल्फ़ के कंट्री हैं, ये इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है, आपने सुना होगा OIC का नाम, ऑर्गेनाइज ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन करके, वो पाकिस्तान के साथ उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी पहले, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमसे मित्रता बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान के लिए कश्मीर जैसे मुद्दों को उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक I2U2 एक ऐसा संगठन है जो इस मामलों पर भी हमें बढ़त हासिल करवाएगा, पाकिस्तान को एक वर्ल्ड ऑर्डर में आइसोलेट करने में भी मदद करेगा। कश्मीर जैसे मुद्दों पर बाकी ये देश जो हैं वो कभी भी वैश्विक रूप से या पाकिस्तान का साथ नहीं दे पाएंगे, तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए ये भी एक बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा एक मुद्दा था कि भारत जब भी इजराइल के मुद्दे पर इजराइल का साथ देता था, तो ये चूँकि इस्लामिक देशों का इजराइल से शत्रुता थी, तो ये हमारे खिलाफ खड़े हो जाते थे। तेल को लेकर हमें संकट हो जाता था। अगर इस्लामिक देश और इजराइल साथ में आ जाएंगे तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी विदेश नीति की दुविधा जो है कि हम इजराइल को चुनें या गल्फ़ कंट्री को चुनें, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ओके, इससे हमारी ऊर्जा की जो सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी आप यहाँ पर जोड़ोगे, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। कितना सारा एक्सप्लेन किया, पिछले 16 मिनट से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ बिना PDF देखे, बिना कुछ भी देखे। ये कहीं वेबसाइट पर नहीं मिलता है। भले ही मैंने PDF कहीं वेबसाइट से ला, कंटेंट 5 वेबसाइट से मैं लाता हूँ, तो वो लिखने का समय नहीं होता, इसलिए लाना पड़ता है। ओके, क्योंकि 1 घंटा ज़्यादा मैं यूट्यूब पर नहीं दे सकता, मुझे अपना भी पढ़ना लिखना होता है। I2U2 का भारत के लिए क्या महत्व है, हम डायरेक्ट इसी मुद्दे पर आते हैं। क्वेश्चन में आपको यही पूछेगा कि छोटे संगठन क्यों बन रहे हैं, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, I2U2 का, भारत के लिए क्वाड का क्या महत्व है, और भारत को क्यों इन संगठन से जुड़ना चाहिए, भारत की आर्थिक नीति में इसका क्या हिस्सेदारी हो सकती है, भारत की स्ट्रैटेजिक रूप से भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये सब मुख्य मुख्य क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। भारत के लिए पश्चिम एशियाई नीतियाँ। अब तक भारत की पश्चिम एशियाई नीतियों ने मुख्यतः अरब देशों और इजराइल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक दूसरे से अलग रखने पर बल दिया है। अब तक क्या था कि या तो इजराइल को चुनो या तो अरब देशों को चुनो, लेकिन अब क्या होगा, इन दोनों में अगर मित्रता हो जाएगी तो हमारे लिए होगा कि हम दोनों के साथ मिलकर खुशी खुशी घूम सकेंगे कि हाँ भाई चलो सब लोग दोस्त हो गए। अब भारत के पास अवसर है कि UAE और इजराइल के साथ अपने संबंधों का अभिसरण कर सके। भारत की बहुत बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ जो भारत निर्यात करता है वो अरब जाता है, क्योंकि अरब में पता है आपको खेती नहीं होती है, वहाँ पर तो तेल निकलता है, तेल के अलावा तो बालू ही बालू है। तो इन देशों में जब हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे किसान के लिए एक आय का बहुत बड़ा साधन खुलेगा। अब्राहम समझौते से लाभ मिला है, अब्राहम एकॉर्ड मैंने समझा ही दिया है। इजराइल और इस्लामिक देशों के बीच में समझौता को ही क्या कहा जाता है, अब्राहम समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत क्या होते हैं, इस्लामिक देश इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देते हैं। पहले नहीं देते थे वो। ओके, सबसे पहले मान्यता दी थी मिस्र ने, और ये क्वेश्चन पूछ चुका है BPSC 66वीं में। अब्राहम समझौते से भारत को UAE और अन्य अरब देशों के साथ अपने संबंधों को जोखिम में डाले बिना इजराइल के साथ संबंधों को गहरा कर सकने में लाभ मिलेगा। मुनाफा बाजार। भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है। यह उच्च प्रौद्योगिकी और अत्यधिक मांग वाली वस्तुओं का अग्रणी उत्पादक भी है, जो पश्चिम एशिया के निवेशकों को आकर्षित करेगा। आर्थिक रूप से हमारे लिए क्यों अच्छा है, भू राजनीतिक उपस्थिति को प्रोत्साहन। जियोपॉलिटिकल रूप से हम मजबूत होंगे कि हमारा ये जो अरेबियन रीजन है या इजराइल का क्षेत्र है, इनमें हमारी उपस्थिति मजबूत होगी कि हम भी हैं कोई पावर जो यहाँ पर अपना स्थान रखते हैं। भारत I2U2 विशेष रूप से पश्चिम एशिया में भारत की भू राजनीतिक उपस्थिति को बढ़ावा देगा और भारत रणनीतिक एवं आर्थिक रूप से स्वयं को प्रमुख विश्व के खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकेगा। और क्या है, अरेबियन कंट्रीज़ में भारत के बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे मतलब कि लगभग 50 से 60 लाख लोग रहते हैं वहाँ पर, मजदूर के रूप में काम करते हैं, ऑफिसर के रूप में काम करते हैं, व्यापारी के रूप में काम करते हैं। तो अगर इन देशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे तो हमारे भारतीयों को हो सकता है वो निकाल दें,
और उनके यहाँ वहाँ पर रहने से क्या होता है, हमें विदेशी मुद्रा बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। वो लोग कमा कमा के डॉलर में भेजते हैं, तो डॉलर जो रेमिसेंसेज होता है उसका बहुत बड़ा सोर्स है अरेबियन कंट्रीज़। दुनिया में सबसे ज़्यादा बाहर से कमा के भेजने वाले लोग भारत के ही लोग होते हैं। सबसे अधिक पैसा बाहर से ही आता है, इन्हीं लोगों के द्वारा भेजा जाता है। तो यूएई जिनमें प्रमुख रूप से एक है। यूएई में सबसे ज़्यादा पैसे भारत भेजे जाते हैं यूएई से, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पश्चिम एशिया में लगभग 8 से 9 मिलियन भारतीय निवास करते हैं, मतलब 90 लाख तक, जिनमें से केवल संयुक्त अरब अमीरात में 25 लाख भारतीय मौजूद हैं। उतना छोटा सा यूएई है, उसमें 25 लाख भारतीय रहते हैं। वे भारत के सद्भावना दूत के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। अगला है कि पश्चिम एशिया के भारतीय समुदाय धन प्रेषण के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। I2U2 के माध्यम से पश्चिम एशियाई देशों के साथ सहयोग की वृद्धि से आवश्यक धन में भी वृद्धि होगा। ओके, PDF भले ही मैंने कहीं से ली है, जो मैंने समझाया है वो कहीं नहीं मिलेगा, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा, वो कहीं भी नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं। कोई भी PSC के लिए इतनी आसानी तरीके से अगर कहानी के रूप में IR समझा रहा है तो वाकई मायने रखता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में खाड़ी देशों से भारत को प्राप्त आवश्यक प्रेषण $38 बिलियन का रहा है। $38 बिलियन, इतना भारत को डॉलर मिला है उन देशों से। ये डेटा आपको एग्जाम में लिख के आना है। I2U2 से संबंधित चुनौतियाँ क्या क्या हैं? इजराइल के लिए चुनौती, जहाँ एक तरफ शांति स्थापना और अरब इजराइल संघर्ष के समाधान का प्रश्न है। अब्राहम समझौते की बड़ी सफलता माना जा सकता है। हालांकि इस भूभाग के अन्य देश अभी भी इजराइल के साथ मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध निर्माण को लेकर अनिच्छुक बने हुए हैं। यूएई ने भले ही साइन कर लिया हो अब्राहम अकॉर्ड पर, लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक नहीं किया है, और गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा प्रभुत्व उसी का है, सऊदी अरब का। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सब आपको चुनौतियों में लिखना पड़ेगा। ओके, इसके साथ ही वास्तविक धरातल पर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष अभी भी एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष तो नहीं खत्म हो गया, इसलिए I2U2 पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही। और फिलिस्तीन जो है, इसका भारत के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। भारत फिलिस्तीन को मान्यता देता है, और एक साथ भारत इजराइल को भी मान्यता देता है, और इजराइल के साथ भी हमारी मित्रता है। इसलिए ये भी चुनौती होगा हमारे लिए कि I2U2 में रहते हुए फिलिस्तीन के साथ और ईरान के साथ अपने संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए, इस चीज़ का आपको लिखना है चुनौतियों में। अरब दुनिया के आंतरिक संघर्ष, ईरान सऊदी अरब के बीच शिया सुन्नी संघर्ष जारी है, जो इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में संघर्ष का एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। अभी भी जो मध्य पूर्व एशिया के देश हैं, इनमें बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, हर रोज़ हज़ारों लोग मर रहे हैं। यमन में अप्रत्यक्ष रूप से सऊदी अरब और ईरान का युद्ध चल रहा है। जो सीरिया है वहाँ पर भी चल रहा है, लेबनान में भी ईरान का युद्ध चल रहा है इन सब देशों से। तो यहाँ पर संघर्ष अभी भी जारी ही है। देशों का घुटों बंटना, अरब जगत में आंतरिक संघर्ष ईरान जैसे भारत के महत्वपूर्ण साझेदारों को दूसरे समूह में शामिल होने को प्रेरित कर सकता है। अभी ही मैंने बताया कि ईरान को लेकर हमारी थोड़ी सी चिंताएँ होंगी। विकसित हो रहे नए समीकरण देशों को दो गुटों में बांटा जा सकता है, जहां एक ओर चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और तुर्की हो जाएंगे, जबकि दूसरी ओर भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से एक है, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लेना कि विश्व दो गुटों में बट जाएगी। एक तरफ कौन? चाइना, पाकिस्तान, रूस और ईरान। दूसरी तरफ इंडिया, इजराइल, USA और UAE हो जाएंगे। तो इसलिए दुनिया जो है वो दो ध्रुवीय नहीं बनना चाहिए। इसमें भारत के लिए क्या चिंताएं होंगी? भारत के लिए रूस हमेशा एक मददगार देश रहा है, स्ट्रेटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट रहा है। वो अगर हमारे विरोध में खड़ा होता है तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। मध्य पूर्व में चीन की बढ़ती भूमिका, भारत को चीन को लेकर भी सतर्कता रखनी होगी। इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है चीन। इजराइल के हाइफा बंदरगाह का चीन द्वारा विस्तार किया गया है, जहां उसने $1.5 बिलियन अधिक का निवेश किया है। इजराइल एक तरफ तो भारत से भी अच्छे संबंध की बात करता है, दूसरी तरफ वो चीन को अपने यहाँ बंदरगाह बनाने को भी दे रहा है। चीन अशदोद बंदरगाह का भी निर्माण कर रहा है, जो भूमध्य सागर में इजराइल का एकमात्र बंदरगाह है। संयुक्त अरब अमीरात, UAE विश्व के उन पहले देशों में से एक था
जिन्हें 5G परियोजना के लिए चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनी हुआवे की सहायता मिली थी। यूएई एक तो बात करता है I2U2 में शामिल होने की, जहां अमेरिका और भारत हैं, दूसरी तरफ इसके चीन के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। चुनौतियां मैं बता रहा हूं I2U2 के सामने, आपको लिखना पड़ेगा। और यूएई चीन से सैन्य साजो सामान भी खरीदने की तैयारी कर रहा है, तो ये चीज़ें भी I2U2 के लिए चुनौती बन सकती है। अगला है आगे की राह में अवसर का लाभ उठाना। I2U2 सभी संबंधित देशों के लिए लाभ का सौदा है। जहां तक पश्चिम एशिया के साथ सहयोग का संबंध है, भारत को एक अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। भारत को इस भूभाग में अत्यंत सतर्कता से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, श्रमिक व्यापार, निवेश और समुद्री सुरक्षा जैसे भारत के कई मूलभूत हित इस क्षेत्र से संलग्न हैं। पश्चिम एशिया में अन्य भागीदारों को आश्वस्त करना। भूभाग के 2 देश ईरान और मिस्र को विशेष रूप से आश्वस्त किए जाने की आवश्यकता है। यह नई व्यवस्था उनके विरुद्ध लक्षित नहीं है। भारत को ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम इस संगठन में किसी के विरोध में नहीं खड़े हो रहे हैं। हम आपसी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए, आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए, यही शब्द लिखना है आपको, आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए हम ये संगठन बना रहे हैं। किसी के खिलाफ ये संगठन नहीं बनाया जा रहा है। मित्र का इस संगठन के सभी 4 देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, लेकिन फिर भी उसे आश्वस्त किया जाना चाहिए कि इस समूह से वह आर्थिक या राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं होगा। 4 देशों के बीच आपसी सहयोग भी है। पश्चिम एशिया देशों की जटिलता से निपटने के लिए राह में कई चुनौतियां मौजूद हैं। ये सब आपको लिख देना है। अब आगे चलते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा संगठन है, जो रिसर्च फाउंडेशन है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। इससे डेटा को मैंने उठाया है। ये उस पर लेख था, बहुत ही अच्छा लेख था, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी होगा आपके लिए। अक्टूबर 2021 में I2U2 के विदेश मंत्रियों की बैठक होने के बाद इस समूह को लेकर एक तरह की खामोशी छा गई। यह खामोशी इसलिए भी आश्चर्यजनक थी क्योंकि विशेषज्ञों ने इस नवगठित समूह को मिडिल ईस्ट क्वाड, वेस्ट एशिया का क्वाड कहा। इस खामोशी के बाद शिखर हुई। शिखर स्तरीय वार्ता एक स्वागत योग्य पहल थी। अक्टूबर 2021 के बाद इसमें कोई प्रगति नहीं हो रही थी, बिल्कुल चुपचाप बैठ गए थे सब लोग। लेकिन फिर से राष्ट्राध्यक्षों की जब बैठक हुई I2U2 में, फिर से इस संगठन की शुरुआत हुई एक नए रूप से। इसमें शामिल 4 देश सदस्य देशों ने सहयोग के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन किया, ताकि इन क्षेत्रों को लेकर अगले दौर की बातचीत की जा सके। भू अर्थशास्त्र को केंद्र में रखकर जियो इकोनॉमी, ये टर्म यूज जरूर करना। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, हिंदी में लिख रहे हो तो भू अर्थशास्त्र, इंग्लिश में लिख रहे हो तो जियो इकोनॉमी शब्द जरूर यूज करना। I2U2 के आंसर में जियो इकोनॉमी को केंद्र में रखकर सहयोग के लिए जल, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, अंतरिक्ष सहयोग के प्रोजेक्ट्स को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है। इन सब क्षेत्रों में ये काम करेंगे। ये आपको लिखना पड़ेगा अपने आंसर में, ऐसे करके लिखना कि समुद्री, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब में काम करें। अगला है कि यह प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और खाद्यान्न बाजार के लिए मुख्य रूप से केंद्रित होगा। जिन्होंने ग्लोबल साउथ को दुनिया के अन्य विकसित हिस्सों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री वगैरह का बयान हमें नहीं पढ़ना है। ओके, भू अर्थशास्त्र क्या होता है, इस चीज़ को समझ लो। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो जियो इकोनॉमी है, इसको परिभाषित कीजिए। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, किस तरह से ये आने वाले दिनों में विदेश नीति को प्रभावित कर सकती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्योंकि ये टर्म बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और ये यूपीएससी के प्री में भी पूछ सकता है कि जियो इकोनॉमी शब्द आजकल चर्चा में है, ये किससे संबंधित है। निस्संदेह I2U2 समूह के गठन में 2020 में तय हुए अब्राहम एकॉर्ड पर हुए हस्ताक्षर ने अहम भूमिका अदा की। इस समझौते के तहत इजराइल और यूएई की अगुवाई में कुछ अरब देशों के समूह के बीच आधिकारिक सहयोग और मान्यता की शुरुआत हुई। इस समूह का उद्देश्य साफ तौर पर ऐसे क्षेत्रों में कुशल सहयोग को बढ़ावा देना है जो दोनों क्षेत्रों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ाए। आज इजराइल के पास अपने यहाँ उपलब्ध क्या है, किसके पास, ये देखो इस संगठन में तकनीक, उपकरण और साजो सामान को दुबई जैसे आर्थिक रूप से संपन्न बाजार में उपलब्ध करवाने का अवसर मौजूद है। अब जब दुबई का बाजार इजराइल के लिए खुलेगा तो वो तो अच्छा ही होगा उसके लिए, है ना, और हमारे लिए भी अच्छा होगा कि हम टेक्नोलॉजी को आसानी से खरीद सकते हैं। अगला क्या है, इसका सबसे पहला लाभ तो खाड़ी देशों को ही मिल रहा है टेक्नोलॉजी से। मसलन इजराइल के रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली सुरक्षा प्रौद्योगिकी में क्षेत्र के बहरीन जैसे देशों ने रुचि दिखाई है।
अब इन देशों को अब अपनी ध्यान आ रही है कि अमेरिका जब यहाँ से जा रहा है तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो ये देश अपनी अपनी आर्मी को मजबूत कर रहे हैं, जिसके लिए उनको टेक्नोलॉजी कहाँ से मिल जाएगी, इजराइल से मिलना शुरू हो जाएगा। वह इजराइल के ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम में रुचि दिखा रहा है ताकि वह ईरान की ओर से पेश होने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार रह सके। हालांकि इजराइल कुछ हद तक यूएई समेत अन्य खाड़ी देश अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में सामान आयात करते हैं। शिखर सम्मेलन में, अब ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप पढ़ लेना। शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है संयुक्त अरब अमीरात का भारत के विभिन्न हिस्सों में हाईटेक इंटीग्रेटेड फूड पार्क में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का निर्णय। शिखर सम्मेलन जो हुआ उसमें यूएई ने क्या बोला, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बढ़ाना है ना, तो यूएई ने बोला कि हम आपके यहाँ जो फूड पार्क बन रहे हैं, बिहार में भी बहुत सारे बन रहे हैं, पूरे भारत में जो फूड पार्क बन रहे हैं उसमें हम $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेंगे। निवेश मिला ना भारत को I2U2 से। ये डेटा जब आप लिखोगे तो बोलेगा कि हाँ ये पढ़ के आया है। इस वजह से संभावित यूएई इजराइल के सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से न केवल भारतीय कृषि क्षेत्र को नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध होगी, बल्कि इजराइल, यूएई और उनके क्षेत्र के अन्य देशों को महत्वपूर्ण खाद्य सुरक्षा भी मिल जाएगी। अब भारत को जो अगर एग्रीकल्चर में नए नए टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाएगा इजराइल या बाकी देश, तो भारत में उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, अरेबियन देशों को ही एक्सपोर्ट कर देंगे ज़्यादा। लो भाई तुम भी खाओ खाना पेट भर के, मतलब समझ रहे हो मैं जो कह रहा हूँ। तो यही सब मुद्दे हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। तो भारत के लिए कौन कौन सा चीज़ इसमें से निकल के आया, भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत की इकोनॉमी मिलेगी, भारत को समुद्री सुरक्षा मिलेगा, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर काम करना है, पाकिस्तान को लेकर थोड़ा सा मदद मिलेगा, कश्मीर मुद्दे पर मदद मिल सकता है, चीन को टैकल करने में मदद मिल सकता है, ऊर्जा संकट का बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। इसलिए भारत को I2U2 में शामिल होना चाहिए, इसलिए I2U2 भारत के लिए प्रासंगिक है। यही था आज का लेक्चर। जैसा भी लगा हो, बेसिक से एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है, सब कुछ बताया है। I2U2 के समक्ष चुनौतियों को भी बता दिया है, क्या भविष्य होना चाहिए इसका वो भी बता दिया है। जैसा भी आपको लगा हो आप बता देना कमेंट करके। इसका PDF मैं दे दूंगा आपको पूरा का पूरा, ये सब इसको पढ़ लेना बैठ के आप, ओके। और इसमें बहुत सारा कुछ मिलेगा, कंटेंट बहुत अच्छा है इस PDF का। जहाँ से भी मैंने लिया है उस चीज़ पर मत जाओ, कंटेंट देखो क्या उपलब्ध करवा रहा हूँ, ओके। थैंक यू सो मच।